हेलो एंड वेलकम टू कैजन क्लासेस। वीकली करंट अफेयर से संबंधित इस वीडियो में आपका स्वागत है। और इस वीडियो में जिसमें कि हम सप्ताह भर के करंट अफेयर्स को शामिल कर रहे हैं, अगर उसके पीरियड की बात की जाए तो वह है 13 जुलाई से 19 जुलाई 2025। तो चलिए हम बढ़ते हैं और यह देखते हैं कि इस वीक के कौन से ऐसे महत्वपूर्ण खबर हैं या कौन सी ऐसी महत्वपूर्ण न्यूज़ हैं जो हमारे एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट हो सकते हैं। इसमें पहला जो आप देख रहे हैं जिसे एमसीक्यूज के फॉर्म में लाया गया है वह यह है कि गुरुत्वाकर्षण तरंगों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। अब यहाँ पर 3 कथन दिए गए हैं, आइए एक एक कर इन 3 कथनों को देखते हैं। पहला कथन यह कह रहा है कि गुरुत्वाकर्षण तरंगे अंतरिक्ष समय में उत्पन्न होने वाली ऐसी तरंगे हैं जो विशाल वस्तुओं की गति के कारण पैदा होती हैं। दूसरा कथन यहाँ पर है कि गुरुत्वाकर्षण तरंगों के अस्तित्व का प्रस्ताव अल्बर्ट आइंस्टीन द्वारा 1915 में उनके सामान्य सापेक्षता के सिद्धांत में किया गया था। और थर्ड यहाँ पर स्टेटमेंट है कि पहली बार गुरुत्वाकर्षण तरंगों का पता 2015 में लगाया गया था। अब ये तीनों के तीनों स्टेटमेंट आपको आपकी स्क्रीन पर दिख रहे हैं। अगर आप फिर से देखना चाहते हैं तो वीडियो को रोक लें। अब यहाँ पर है कि हम जरा देखते हैं एक बार ऑप्शंस को। ऑप्शन यहाँ पर है कि उपरोक्त में से कितने कथन सही हैं। और यहाँ पर देखिए ये कहा जा रहा है कि केवल एक कथन सही है, केवल 2 कथन सही हैं, तीनों कथन सही हैं, कोई नहीं सही है। तो चलिए देखते हैं कि इसमें सही जवाब क्या है या सही ऑप्शन क्या है। चलिए उससे पहले कि क्या है तो एक्सप्लेनेशन के थ्रू हम इसका जवाब खोजते हैं। ये रही इसकी व्याख्या और व्याख्या के अंतर्गत हम यहाँ पर यह देख रहे हैं कि वैज्ञानिकों ने क्या किया, खोज की है। खोज किस बात की है तो 2 ब्लैक होल्स के विलय से उत्पन्न गुरुत्वाकर्षण तरंगों की। और ये काफ़ी अद्भुत खोज है और इसमें यह बात कही जा रही है कि जो ब्लैक होल्स का विलय है यह काफ़ी दुर्लभ होता है, मतलब यह दुर्लभ खगोलीय घटना है। और यह जब घटना होती है तो इसमें भारी मात्रा में ऊर्जा निकलती है और इस ऊर्जा के कारण क्या होता है कि गुरुत्वाकर्षण तरंग फैलते हैं। मतलब जो ऊर्जा निकलती है वह ऊर्जा गुरुत्वाकर्षण तरंगों के रूप में बहुत दूर तक फैलती है। रही बात गुरुत्वाकर्षण तरंगों की तो इसमें आगे यहाँ पर यह है कि गुरुत्वाकर्षण तरंगे जो होती है वह अंतरिक्ष समय में उत्पन्न होने वाली तरंगे होती है जो विशाल पिंडों की गति से पैदा होती है। और इसमें उदाहरण के रूप में यह बताया जा रहा है कि कैसे यह पैदा होती है। तो जैसे कि कोई व्यक्ति जो नाव को झील में चला रहा हो या पानी में चला रहा हो तो उसको जब नाव को झील में चलाते हैं तो क्या देखते हैं, पानी में लहरें उत्पन्न होती हैं। लेकिन अब यहाँ पर क्या है कि ये जो लहरें हैं, जिस तरीके से लहरें उत्पन्न हो रही है ठीक उसी तरीके से विशाल पिंडों की गति से गुरुत्वाकर्षीय तरंगे उत्पन्न होती हैं। लेकिन यहाँ पर यह है कि जो गुरुत्वाकर्षी तरंगे होती हैं ये अत्यंत सूक्ष्म होती हैं और केवल बहुत बड़ी घटनाएं, और बहुत बड़ी घटनाओं का मतलब यहाँ पर है कि 2 ब्लैक होल्स के टकराव से उत्पन्न तरंग, तो उन्हीं तरंगों का ही पृथ्वी पर यंत्रों द्वारा पता लगाया जा सकता है। इसलिए कथन 1 सही है। वहीं देखिए नेक्स्ट यहाँ पर यह है कि गुरुत्वाकर्षण तरंगों के अस्तित्व का प्रस्ताव अल्बर्ट आइंस्टीन ने, तो अल्बर्ट आइंस्टीन ने कब दिया था, उन्होंने 1915 में अपने सामान्य सापेक्षता सिद्धांत में दिया था। अब यहाँ पर दूसरा जो है वह यह है कि इसे पहली बार 2015 में अत्यंत संवेदनशील उपकरण, और ये उपकरण क्या है उसका नाम है लेजर इंटरफेरोमीटर ग्रेविटेशनल वेव ऑब्जर्वेटरी, मतलब लीगो की बात कही जा रही है। और इस लीगो को कहाँ बनाया गया तो अमेरिका में बनाया गया है, उसके द्वारा देखा गया। तो इस तरीके से हम क्या देख रहे हैं कि कथन 1 भी सही है और कथन 2 और 3 भी सही है। तो इसका सही जवाब क्या है, इसका सही जवाब है कि सी, मतलब ऑप्शन सी इसका सही है, मतलब तीनों के तीनों कथन सत्य हैं। चलिए बढ़ते हैं अपने दूसरे सवाल की ओर। दूसरा सवाल यहाँ पर यह है कि INS निस्तार के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। चलिए एक नज़र इन तीनों कथनों पर। जो पहला कथन है वो यह कह रहा है कि भारतीय नौसेना ने INS निस्तार को कोच्चि के नौसैनिक डॉकयार्ड में कमीशन किया। दूसरा है इसे फ्रांस के सहयोग से डिजाइन और निर्मित किया गया है। और तीसरा है इसका उद्देश्य गहरे समुद्र में गोताखोरी और पनडुब्बी बचाव अभियानों में सहायता प्रदान करना है। अब तो ये बात रही किसकी, इन 3 कथनों की। अब यहाँ पर जो आपके लिए विकल्प दिया गया, विकल्प यहाँ पर है कि उपरोक्त में से कितने कथन सही हैं। तो देखिए कथन जो है यहाँ पर उसमें हम देख रहे हैं ऑप्शन ए केवल 1, ऑप्शन बी केवल 2, ऑप्शन सी तीनों और ऑप्शन डी कोई नहीं। अब क्या होगा इसका सही जवाब, तो देखिए इसके सही जवाब को खोजते हैं, मतलब हम आते हैं इसकी व्याख्या पर। और व्याख्या के अंतर्गत हम यहाँ पर क्या देख रहे हैं, देखिए पहली जो व्याख्या है वो यह है कि भारतीय नौसेना ने INS निस्तार को विशाखापट्टनम के नौसेना डॉकयार्ड में कमीशन किया, मतलब कि कथन 1 सही नहीं है। दूसरा यहाँ पर है कि INS निस्तार को हिंदुस्तान शिपयार्ड लिमिटेड द्वारा स्वदेशी रूप से डिजाइन और निर्मित किया गया है,
एक बात। दूसरी बात यहाँ पर है कि यह नौसेना द्वारा 2018 में ऑर्डर किए गए 2 डाइविंग सपोर्ट वेसल्स में से पहला है, जिसकी हम बात कर रहे हैं आईएनएस निस्तार की। और इसमें है कि इसका सहज जहाज जिसका नाम क्या निपुण, तो निपुण को वर्ष 2022 में लॉन्च किया गया था। तो देखिए उसमें फ्रांस की बात की गई है कि फ्रांस में से बनाया गया है, तो इसलिए कथन 2 सही नहीं है। तो ना तो पहला सही है ना तो दूसरा सही है। तो अब देखते हैं तीसरे कथन की ओर। तो तीसरा कथन यहाँ पर यह कह रहा है कि इसे डीएसवी, डीएसवी का मतलब आप समझ गए होंगे, अभी हमने क्या देखा डीएसवी का, डाइविंग सपोर्ट वेसल्स। तो अब अगर हम देख रहे हैं तीसरे कथन की व्याख्या में, तो यहाँ पर यह है कि ये जो डीएसवीज हैं तो विशेष रूप से स्पेशली क्या हो रहा है कि गहरे समुद्र में गोताखोरी और पनडुब्बी बचाव अभियानों को सक्षम बनाने के लिए इसे डिजाइन किया गया है। तो ऑब्वियस इससे क्या होगा, इससे यह होगा कि जो भारत की पनडुब्बी संचालन क्षमता है वह काफ़ी मजबूत होगी और इससे हिंद महासागर क्षेत्र में भारत की स्ट्रेटेजिकली व सामरिक स्थिति काफ़ी मजबूत होगी। तो इसका सही उत्तर है केवल एक, मतलब केवल और केवल कथन 3 सही है। चलिए बढ़ते हैं अपने तीसरे सवाल की ओर। कुल मिलाकर कितने सवाल हैं? 15 सवाल हैं। हम तीसरे सवाल की ओर हैं और ये देखिए तीसरा सवाल जो दिख रहा है आपको, इसमें फिर क्या है, हम देख रहे हैं स्टेटमेंट दिया गया और यहाँ जो स्टेटमेंट दिया गया है वह संबंधित है द रेसिस्टेंट फ्रंट, मतलब बात हो रही है किसकी, TRF की। तो उसके संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। पहला कथन यहाँ पर है कि यह अफगानिस्तान आधारित आतंकवादी संगठन तालिबान, जी हाँ किसकी, तालिबान की एक शाखा है। और दूसरा है कि गृह मंत्रालय ने जनवरी 2023 में TRF को गैर कानूनी गतिविधियां रोकथाम अधिनियम के तहत आतंकवादी संगठन घोषित किया। तो यहां हमसे पूछा यह जा रहा है कि उपरोक्त में से कौन सा ये कथन सही है। तो देखिए ऑप्शन ए वही केवल पहला कथन सही है, ऑप्शन बी केवल दूसरा कथन सही, ऑप्शन सी दोनों पहला और दूसरा सही है और ऑप्शन डी ना तो पहला और ना ही दूसरा। तो चलिए इसका भी जवाब हम खोजते हैं व्याख्या के द्वारा। रही बात व्याख्या की, यहाँ पर व्याख्या के अंतर्गत क्या दिया गया वो देखिए। इसमें यह बात कही गई है कि अमेरिका के विदेश विभाग ने द रेसिस्टेंट फ्रंट TRF को क्या किया, उसको तो फॉरेन टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन और विशेष रूप से नामित वैश्विक आतंकवादी के रूप में सूचीबद्ध किया है। अब अगर इसे सूचीबद्ध कर दिया गया है अमेरिका के द्वारा, तो इससे क्या होगा, इससे यहाँ पर यह होगा कि अब यह जो संगठन है अगर इसका कोई भी अकाउंट अमेरिका में है तो अब इस अकाउंट से कोई भी ट्रांजैक्शन नहीं हो सकता और ना ही कोई अमेरिकन अब इस संगठन के साथ किसी तरह का कोई इकोनॉमिक ट्रांजैक्शन कर सकते हैं या किसी तरह का कोई भी रिलेशन रख सकते हैं। तो ये हमने देखा। अब उसके बाद हम आगे क्या देख रहे हैं, आगे हम यहाँ पर ये देख रहे हैं कि TRF ने 22 अप्रैल को दक्षिण कश्मीर के पहलगाम में क्या है, बैसारन घास भूमि पर हुए हमले की जिम्मेदारी ली थी, जिसमें कि हमें पता है कि 26 लोगों की मृत्यु हुई थी, मतलब उनकी हत्या कर दी गई थी। और भारत के विदेश मंत्री जिनका नाम है S जयशंकर ने, उन्होंने अमेरिका के द्वारा यह जो निर्णय लिया गया TRF को एक आतंकवादी संगठन घोषित करने का, तो उन्होंने इसका स्वागत किया है और यह बात कही कि भारत अमेरिका आतंकवाद विरोधी सहयोग की यह एक मजबूत पुष्टि है। मतलब अमेरिका भी कंसर्न है जो आतंकवादी घटनाएं हो रही हैं उससे लेकर। नेक्स्ट यहाँ पर यह है कि TRF की जो हम बात करें, TRF पाकिस्तान स्थित आतंकवादी संगठन लश्कर तैयबा की एक शाखा, ना कि तालिबान के कथन एक क्या यह गलत है। तो चलिए, तो इस लिहाज से अगर हम देखें तो आगे हम और भी जो है स्टेटमेंट उस पर नजर डालते हैं। उसमें यह है कि गृह मंत्रालय ने TRF को जनवरी 2023 में गैर कानूनी गतिविधियां रोकथाम अधिनियम के तहत एक आतंकवादी संगठन घोषित किया और सरकार ने यह बात कही थी कि यह जो संगठन है, तो यह संगठन ये क्या करे, यह आतंकवादी गतिविधियों का प्रचार करता है, आतंकवादियों की भर्ती करता है, घुसपैठ और पाकिस्तान से जम्मू कश्मीर में हथियार और मादक पदार्थों की तस्करी में संलिप्त है। इसलिए गृह मंत्रालय ने जनवरी 2023 में TRF को गैर कानूनी गतिविधियां रोकथाम अधिनियम के तहत एक आतंकवादी संगठन घोषित किया था। तो मतलब क्या हुआ, कथन 2 यहाँ पर हम देख रहे हैं सही है। तो अब हम आगे बढ़ें और इसमें देख रहे हैं क्या कि उत्तर जो है वह कौन सा सही, केवल दूसरा सही है, मतलब ऑप्शन बी सही है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन वह देखिए यहाँ पर क्या है, वह यह है कि प्रवर्तन निदेशालय द्वारा संपत्ति की कुर्की के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो जो फर्स्ट यहाँ पर है वह यह है कि PMLA की धारा 5 के अनुसार ED के निदेशक या उनके द्वारा अधिकृत कोई अन्य अधिकारी, उप निदेशक या उससे ऊपर ऐसी संपत्ति को कुर्क करने का आदेश दे सकता है जिसे किसी अनुसूचित अपराध के मामले में अपराध की आय से अर्जित होने का संदेह हो। यह पहला स्टेटमेंट बड़ा है लेकिन कोई नहीं, क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं इसलिए इस तरह के स्टेटमेंट बनाए जा रहे हैं। और दूसरा यहाँ पर यह है कि यह आदेश 1 वर्ष तक वैध होता है। तो अब इसमें अगर हम देखें कि
विकल्प जो दिए गए वो कैसे हैं, तो विकल्प ठीक उसी तरीके से हैं कि उपरोक्त में से कौन से कथन सही हैं। तो ऑप्शन ए केवल पहला, ऑप्शन बी केवल दूसरा, ऑप्शन सी दोनों, ऑप्शन डी कोई नहीं। तो देखते हैं कि इसका सही जवाब क्या है। तो आइए देखते हैं इसकी व्याख्या को। व्याख्या के अंतर्गत हम यहाँ पर यह देख रहे हैं कि इस प्रश्न को पूछा क्यों गया। तो पूछने का कारण यहाँ पर यह है कि प्रवर्तन निदेशालय ने व्यवसायी रॉबर्ट वाड्रा के खिलाफ चार्जशीट दायर की थी और उसके बाद उस चार्जशीट में उन्होंने जो भी चीज़ें उन्होंने क्या पाया, कितनी वित्तीय अनियमितताएं वहाँ पर देखी गई है, भ्रष्टाचार के कितने मामले हैं, तो उससे संबंधित ब्यौरा है। लेकिन अब जो हमसे संबंधित सवाल पूछा गया जो हमारे लिए जरूरी है वह इसमें यह है कि पीएमएलए की धारा 5 के अनुसार ईडी के निदेशक या उनके द्वारा अधिकृत कोई अधिकारी जो किस लेवल हो सकता है, वह उप निदेशक या उससे ऊपर हो सकता है। तो यहाँ पर है कि अपराध से अर्जित संपत्ति की कुर्की का आदेश दे सकता है। तो मतलब देखिए धारा 5 के अनुसार जो भी हमने देखा ऑप्शन में उसमें यह प्रावधान है। और उसके बाद इसमें यह भी है कि यदि उसे लगता है कि ऐसी संपत्ति को छिपाया जा सकता है, स्थानांतरित किया जा सकता है या ऐसा व्यवहार किया जा सकता है जिससे संपत्ति की जब्ती की प्रक्रिया विफल हो सकती है, तो फिर उसकी कुर्की का आदेश दिया जा सकता है। किसके द्वारा? ईडी के निदेशक या उनके द्वारा अधिकृत कोई अधिकारी। तो चलिए ये तो हो गया फर्स्ट स्टेटमेंट। अब हम अगर सेकंड स्टेटमेंट की बात करें तो उसको हम देखते हैं। यहाँ पर सेकंड स्टेटमेंट है वह यह है कि यह जो आदेश है यह आदेश 180 दिनों तक वैध होता है। तो यदि इस अवधि में ईडी द्वारा नियुक्त निर्णायक प्राधिकरण द्वारा इसकी पुष्टि नहीं की जाती है तो संपत्ति स्वतः मुक्त हो जाती है। मतलब यहाँ पर यह है कि जिस संपत्ति की कुर्की की गई, जिसे जब्त किया गया है, तो उस संपत्ति का जो अर्जन किया गया है, उसे अर्जित किया गया, अगर गलत तरीके से किया गया है, नहीं किया, अगर उसकी पुष्टि जो करनी है वह 6 महीने के भीतर करनी है, अगर नहीं की जाती है तो फिर वापस से वह जो संपत्ति हो उनको वापस कर दी जाती है। तो इस लिहाज से क्या होगा, कथन 2 गलत हो गया। तो सही उत्तर क्या है, मतलब केवल पहला जो कथन है वह सही है। चलिए अगला क्वेश्चन यहाँ पर यह है कि मराठा किलों के संदर्भ में निम्नलिखित युग्मों पर विचार करें। अब ये किले हैं, यहाँ पर जरा किलों को देखिए। पहला प्रतापगढ़ किला तो महाराष्ट्र, दूसरा पन्हाला किला कर्नाटक, तीसरा सालेर किला गुजरात और चौथा जिंजी किला तमिलनाडु। तो यहाँ पर ये 4 किले दिए गए हैं। अब इसमें हमसे यह पूछा जा रहा है कि उपरोक्त में से कौन सा युग्म सही प्रकार से चिन्हित किए गए हैं। तो आप एक बार देख लीजिए कि जो यहाँ सवाल पूछा गया है तो किस किले के सामने कौन सा राज्य है, और ये रहा हमारे सामने विकल्प। तो हम देख रहे हैं यहाँ पर कि ऑप्शन ए केवल पहला, दूसरा, ऑप्शन बी केवल दूसरा और तीसरा, ऑप्शन सी केवल तीसरा, चौथा, ऑप्शन डी केवल पहला और चौथा, इस तरीके से इसमें दिया गया है। अब इसका क्या है सही जवाब, तो हम देखते हैं इसकी व्याख्या को, और व्याख्या को थोड़ा आप आराम से सुनिएगा, उसे देखिएगा, क्योंकि व्याख्या थोड़ी सी हम यहाँ पर क्या देख रहे हैं बड़ी है, क्योंकि अलग अलग किलों के बारे में यहाँ पर बताया गया है। सबसे पहले हम यहाँ पर बात कर रहे हैं क्या, प्रतापगढ़ किले की। तो प्रतापगढ़ किला ये कहाँ पर है, सतारा महाराष्ट्र में। और प्रतापगढ़ किला जो है वह जो है उसे बनाया गया 1656 में छत्रपति शिवाजी महाराज के द्वारा। और ये अगर हम देखें इसकी ज्योग्राफिकल अगर लोकेशन देखें तो पश्चिमी घाटों के कठिन वातावरण में स्थित है और महाबलेश्वर से 24 किलोमीटर की दूरी पर है। उसके बाद हम बात करते हैं पन्हाला किला की। पन्हाला किला ये कहाँ पर है, तो यह है कोल्हापुर, मतलब कहाँ पर, महाराष्ट्र में। और यहाँ पर है कि इसे जो बनाया गया, इसे मूल रूप से 12वीं शताब्दी ईस्वी में शिलाहारों ने बनवाया था। अब शिलाहार कौन थे, तो शिलाहार जो थे वो राष्ट्रकूट के अधीन सामंत थे और इन्होंने बाद में अपना एक स्वतंत्र राज्य स्थापित किया था। और इस किले की और अगर हम बात करें तो इससे संबंधित जो अन्य जानकारियाँ वह यह है, यह किला बाद में दक्कन के यादवों, बहमनी सल्तनत, बीजापुर के आदिल शाही साम्राज्य और अंततः मराठों के अधीन रहा। तीसरा किला कौन सा है, तीसरा किला यहाँ पर है सालेर किला। यह कहाँ पर स्थित है, यह नासिक महाराष्ट्र में। और अगर हम इससे संबंधित देखें तो यह सह्याद्री पर्वत श्रृंखला का एक प्रमुख स्थल है और महाराष्ट्र का सबसे ऊंचा तथा पश्चिमी घाटों में स्थित ऊंचे किलों में से एक है। और इसकी ऊंचाई कितनी, 1567 मीटर। और अंतिम किले की बात करते हैं, और जो अंतिम किला है वह है हमारे पास जिंजी किला। जिंजी किला भी हिस्टोरिकली काफ़ी इंपॉर्टेंट है और इसका स्थान है विलुपुरम, कहाँ पर, तमिलनाडु में। और इसके बारे में यहाँ पर यह है कि इसे प्रायद्वीपीय भारत के सबसे शक्तिशाली किलों में से एक माना जाता है। और जिंजी किला इसमें यहाँ पर क्या है, विभिन्न राजवंशों जैसे कि विजयनगर नायक, बीजापुर के सुल्तान, मुगल, मराठा, फ्रांसीसी और अंग्रेजों के यह अधीन रहा है। तो अब जो हमने चारों किलों के स्थान देखे उससे संबंधित हमने महत्वपूर्ण जानकारियां हासिल की, तो उसके बेस पर जो हमसे पूछा गया, अगर हम सही जवाब की बात करें तो विकल्प डी सही उत्तर है। मतलब विकल्प डी सही उत्तर का मतलब यहाँ पर क्या हो रहा है, इसका मतलब आप यहाँ पर देखिए वह है कि केवल 1 और 4 जो है वो सही है, बल्कि 2 और 3 ये सही नहीं है। क्यों नहीं सही है,
तो आप एक बार फिर से इसकी व्याख्या को देखिए तो शायद आप भी कंफर्म हो जाएंगे यह सही क्यों नहीं। काफ़ी महत्वपूर्ण है यह सवाल। इस सवाल को देखिए, सवाल यहाँ पर यह है कि एक योजना है और महत्वपूर्ण योजना है, ये नाम है धन धान्य कृषि योजना। तो इसके संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तीनों के तीनों स्टेटमेंट देखिए। फर्स्ट स्टेटमेंट है कि यह योजना 11 मंत्रालयों की 36 योजनाओं के समन्वय के माध्यम से 100 कृषि जिलों को विकसित करने के लिए, फर्स्ट स्टेटमेंट। सेकेंड स्टेटमेंट है यह योजना वर्तमान वित्तीय वर्ष जो क्या है चल रहा हमारा 2025-26 से शुरू होकर 10 वर्षों तक लागू की जाएगी। और तीसरा स्टेटमेंट है कि जिला कृषि एवं सहायक गतिविधियों की योजना मुख्यमंत्री, जी हाँ क्या कहा जा रहा है, मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में जिला धन धान्य समिति द्वारा तैयार की जाएगी। तो ये रहे 3 के 3 स्टेटमेंट। तो सवाल क्या पूछा जा रहा है, सवाल यहाँ पर यह पूछा जा रहा है कि उपरोक्त में से कितने कथन सही हैं। तो अगर हम यहाँ पर ऑप्शन देखें तो ऑप्शन सेम है, ए केवल एक, मतलब कथन की बात हो रही है कि केवल पहला कथन सही है, मतलब एक कथन सही है। फिर बी कहा जा रहा है कि केवल 2 कथन सही है, सी कहा जा रहा है तीनों कथन सही है, डी कोई नहीं। तो क्या होगा सही जवाब, तो आना पड़ेगा हमें इसकी व्याख्या पर। चलिए व्याख्या को देखें और मैं फिर दोहरा रहा हूं आपको कि यह क्वेश्चन काफी महत्वपूर्ण है, या किसी न किसी एग्जाम में आपके समक्ष यह प्रश्न जरूर आएगा। तो चलिए देखिए, यहाँ पर सवाल यह है कि केंद्रीय मंत्रिमंडल ने प्रधानमंत्री धन धान्य कृषि योजना को मंजूरी दी और यह क्या है, यह 11 मंत्रालयों, जी हाँ 11 मंत्रालयों की 36 योजनाओं के समन्वय के माध्यम से कितने जिलों में 100 कृषि जिलों का यह विकास करेगी। मतलब फर्स्ट स्टेटमेंट तो सही है। इसमें याद रखने वाली बात क्या है, 11 मंत्रालय, 36 योजना और 100 कृषि जिला। दूसरा देखिए, दूसरा यहाँ पर यह है कि इस योजना के लिए प्रतिवर्ष कितना 24,000 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया। और उसमें भी देखिए क्या है कि इसे जो अभी वर्तमान वित्तीय वर्ष है 2025-26, तो 2025-26 से शुरू कर 6 वर्षों तक लागू किया जाएगा। तो 6 वर्ष से 10 वर्ष नहीं है। इसका मतलब कि जो कथन 2 है वह क्या है, वह गलत है। फिर उसके बाद नेक्स्ट स्टेटमेंट यहाँ पर यह कहा जा रहा है वह यह है कि प्रत्येक जिले के लिए एक मास्टर प्लान तैयार किया जाएगा। ठीक है, तैयार कर लिया। उसमें क्या होगा, तो इसमें कृषि और सहायक गतिविधियां शामिल होंगी। अब फिर नेक्स्ट इसमें है कि यह जिला कृषि एवं सहायक गतिविधियों की योजना जिला कलेक्टर, जी हाँ क्या है, जिला कलेक्टर की अध्यक्षता वाली जिला धन धान्य समिति द्वारा तैयार की जाएगी, ना कि मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में। तक कथन 3 क्या हो जाता है, यहाँ पर गलत हो जाता है। तो इसका मतलब है कि अगर हम जवाब की बात करें तो सही उत्तर है ए, ऑप्शन ए, मतलब केवल एक कथन सही है। अगला क्वेश्चन और वह है आकाश प्राइम मिसाइल से संबंधित। और यहाँ पर यह कहा जा रहा है कि आकाश प्राइम मिसाइल के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला स्टेटमेंट है कि यह उच्च ऊंचाई वाले क्षेत्रों में निम्न तापमान की परिस्थितियों में अधिक विश्वसनीय प्रदर्शन सुनिश्चित करती है। चलिए ठीक है। दूसरा स्टेटमेंट क्या कह रहा है, वह यह कह रहा है कि आकाश मिसाइल एक छोटी सी मध्यम दूरी की सतह से हवा में मार करने वाली मिसाइल है। फिर नेक्स्ट अगर हम देखें तो नेक्स्ट इसमें स्टेटमेंट है यहाँ पर कि इसमें स्वदेशी सक्रिय रेडियो फ्रीक्वेंसी RF सीकर है जो हवाई लक्ष्यों को अधिक सटीकता से मारने में मदद करता है। तो हमसे पूछा जा रहा है कि उपरोक्त में से कितने कथन सही हैं। और ये जो कथन है उसमें देखें तो ए है केवल 1, बी केवल 2, सी तीनों और डी कोई नहीं। तो हम देखते हैं कि व्याख्या के द्वारा इसका सही जवाब क्या है। तो चलिए हम देखते हैं इसकी व्याख्या। व्याख्या के अंतर्गत यहाँ पर क्या क्या है वो देखिए। पहली बात यहाँ पर यह है कि आकाश प्राइम मिसाइल, ये जो मिसाइल है यह आकाश हथियार प्रणाली का एक उच्च ऊंचाई वाले क्षेत्रों के लिए उन्नत संस्करण है। पहली बात तो इसको हम याद रखेंगे कि यह जो है यह आकाश हथियार प्रणाली का है, और लेकिन यह किसके लिए, उच्च ऊंचाई वाले क्षेत्रों के लिए, और उसका एक मॉडिफाइड या एडवांस्ड ये वर्जन है। और इसे लद्दाख में सफलतापूर्वक इसका परीक्षण किया गया, जहां इसने हवाई तेज गति वाले मानव रहित लक्ष्यों को अत्यंत सटीकता से मार गिराया। उसके बाद इससे संबंधित कि इसमें कौन कौन से शामिल थे, जो संबंधित इंफॉर्मेशन है वो यह है कि जो इसकी सफल जांच की गई उसमें कौन कौन शामिल है वो देखिए। भारतीय सेना की वायु रक्षा शाखा और रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन मतलब DRDO ने भारत डायनेमिक्स लिमिटेड और भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड जैसी रक्षा सार्वजनिक उपक्रमों एवं अन्य औद्योगिक साझेदारों के साथ मिलकर की। फिर नेक्स्ट जो इन्फॉर्मेशन है वह देखिए, वह यह है कि जो आकाश मिसाइल, तो आकाश मिसाइल का प्रारंभिक संस्करण 27 से 30 किलोमीटर की दूरी तक कार्य करता है और लगभग 18 किलोमीटर की ऊंचाई तक वह उड़ सकता है। और आकाश प्राइम का जो पहला परीक्षण किया गया वह किया गया था सितंबर 2021 में। और इसमें जो ये जो काफ़ी महत्वपूर्ण, इसमें स्वदेशी सक्रिय रेडियो फ्रीक्वेंसी सीकर जोड़ा गया है, जिससे क्या हो रहा है, जिससे सटीकता में सुधार हुआ है। अतः कथन क्या है, 3 सही है। तो फिर नेक्स्ट देखिए, इसमें नेक्स्ट यहाँ पर यह है
कि आकाश प्राइम में कई मतलब अन्य सुधार भी किए गए हैं, जिसमें एक सुधार यह है कि यह उच्च ऊंचाई वाले क्षेत्रों में कम तापमान में भी एक अच्छा प्रदर्शन दे सकता है, मतलब स्थिर प्रदर्शन यह दे सकता है। और यह जो परिवर्तन है, यह परिवर्तन किया गया जो आर्म्ड फोर्सेस है, तो आर्म्ड फोर्सेस से मिले फीडबैक के आधार पर यह सुधार इसमें किया गया है। और फिर नेक्स्ट यहाँ पर है कि आकाश मिसाइल एक छोटी से मध्यम दूरी की सतह से हवा में मार करने वाली मिसाइल है, जिसका विकास DRDO के द्वारा कब किया गया, 1980 के दशक अंत में, और जिस कार्यक्रम के अंतर्गत किया गया उसका नाम है एकीकृत निर्देशित मिसाइल विकास कार्यक्रम। तो कथन दूसरा भी क्या है, वह भी सही है। तो सही जवाब की अगर हम बात करें वह है ऑप्शन सी, मतलब तीनों के तीनों स्टेटमेंट सही हैं। नेक्स्ट सवाल यहाँ पर है, अगला सवाल यहाँ पर यह है कि हमें यहाँ क्या दिख रहे हैं, यहाँ पर हमें देशों के नाम दिख रहे हैं और सवाल है कि निम्नलिखित में से कौन से देश यूरोपीय मुक्त व्यापार संघ के सदस्य हैं। आइसलैंड, स्वीडन, लिंक्टेनस्टीन और चौथा डेनमार्क। सवाल पूछा जा रहा है कि नीचे दिए गए कूट का उपयोग करके सही उत्तर चुनिए। तो मतलब कौन सा देश यूरोपीय मुक्त व्यापार संघ के सदस्य हैं। ये जो 4 देशों के नाम दिए गए यहाँ पर विकल्प है, पहला, दूसरा, तीसरा, फिर 2, 3, 4, फिर दूसरा, चौथा और डी केवल पहला और तीसरा। तो देखते हैं कौन कौन से देश इसमें शामिल है। लेकिन क्यों पूछा गया, पहले उसके कारण को देखते हैं। तो पूछा इसलिए गया ये सवाल क्योंकि वाणिज्य और उद्योग मंत्री, नाम है उनका क्या, पीयूष गोयल, तो उन्होंने यह जानकारी दी कि भारत और 4 देशों के यूरोपीय समूह EFTA इनके बीच मुक्त व्यापार समझौता 1 अक्टूबर से लागू होगा। और दोनों पक्षों ने, मतलब जो यूरोपीय समूह EFTA और इंडिया, इन दोनों पक्षों ने 10 मार्च 2024 को व्यापार और आर्थिक साझेदारी समझौते पर हस्ताक्षर किए थे। अब यह जो समझौता किया गया, इस समझौते के अंतर्गत भारत को 15 वर्षों में 100 अरब अमेरिकी डॉलर का निवेश प्राप्त होगा। और कैसे प्राप्त होगा उसको भी देख लीजिए। इसके अंतर्गत यहाँ पर यह है कि जो 10 वर्ष है, तो इस शुरुआत के 10 वर्षों में 50 अरब डॉलर का निवेश प्राप्त होगा और बाकी के मतलब अगले 5 वर्षों में 50 अरब डॉलर, इस तरीके से निवेश की प्राप्ति होगी। और यह जो निवेश किया जाएगा हिंदुस्तान में, इससे देश में मतलब भारत में 10 लाख प्रत्यक्ष रोजगार का सृजन किया जाएगा, मतलब उसकी संभावना है। अब यहाँ पर यह है कि यूरोपीय मुक्त व्यापार संघ, जिसकी अभी हम यहाँ पर बात कर रहे थे, तो यह क्या है, यह आइसलैंड, लिंक्टेनस्टीन, नॉर्वे और स्विट्जरलैंड का यह एक अंतर सरकारी संगठन है। इसकी स्थापना की गई थी 1960 में। तो उसके हिसाब से जो है वह सही जवाब है ऑप्शन डी, केवल पहला और तीसरा। चलिए नेक्स्ट सवाल यहाँ पर है कि हाल ही में पोर्ट क्लैंग समाचारों में था, यह कहाँ स्थित है। ऑप्शन देखिए, ऑप्शन यहाँ पर आपके जो सामने है, ओमान, म्यांमार, मलेशिया और दक्षिण कोरिया। अब हम देखते हैं कि इसका सही जवाब क्या है। तो चलिए देखते हैं व्याख्या। अब देखिए सवाल क्यों पूछा गया उसको देखते हैं। एक है INS संध्यायक। ये क्या है, यह भारत में स्वदेशी रूप से डिजाइन और निर्मित की गई पहली हाइड्रोग्राफिक सर्वेक्षण पोत है। और यह क्या कर रही है, यह कर रही है मलेशिया के पोर्ट क्लैंग का दौरा। इसका उद्देश्य क्या है, इस दौरे का क्या उद्देश्य है। इस दौरे का उद्देश्य है अंतर्राष्ट्रीय सद्भाव को बढ़ावा देना और भारत का जो विजन है, क्या विजन का नाम है, महासागर विजन, उसके बारे में जागरूकता फैलाना। और महासागर विजन का फुल फॉर्म देखिए क्या है, म्यूचुअल एंड होलिस्टिक एडवांसमेंट फॉर सिक्योरिटी एंड ग्रोथ अक्रॉस रीजन, ये है महासागर। उसके बाद नेक्स्ट यहाँ पर ये दिया गया कि जो महासागर विजन है उसके अंतर्गत भारत क्षेत्रीय समुद्री सहयोग को प्रोत्साहित करना चाहता है। और INS संध्यायक ने 16 जुलाई से 19 जुलाई के बीच ये पोर्ट क्लैंग में अपनी पहली बंदरगाह यात्रा की, जो हाइड्रोग्राफिक सहयोग का हिस्सा थी। फिर आगे अगर हम बढ़ें तो हम यहाँ पर देख रहे हैं वह यह कि भारतीय नौसेना ने यह बात कही है कि यह जो यात्रा है यह भारतीय नौसेना की हाइड्रोग्राफिक क्षमताओं के निर्माण में मतलब क्षेत्रीय भूमिका को दर्शाती है। और साथ ही साथ इंडियन नेवल हाइड्रोग्राफिक डिपार्टमेंट और नेशनल हाइड्रोग्राफिक ऑफिस के अंतर्गत यह जो अभियान चलाया गया वो इन दोनों के अंतर्गत आता है। तो हम देखते हैं कि सही जवाब क्या है। तो इसका सही जवाब है, सही उत्तर है क्या, मलेशिया, जो कि ऑलरेडी यहाँ पर हम क्या देख रहे हैं कि क्लियर हो चुका है हमारे एक्सप्लेनेशन में। नेक्स्ट सवाल यहाँ पर यह है कि वैवाहिक विशेषाधिकार मतलब स्पेशल प्रिविलेज, इसके संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। काफ़ी इंपॉर्टेंट है यह सवाल, वह इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन आया। चलिए हम देखते हैं पहले इसके स्टेटमेंट को। स्टेटमेंट यहाँ पर यह पूछा जा रहा है
कि यह जो हम देख रहे हैं विवाहिक विशेषाधिकार, तो देखिए कथन जो फर्स्ट वो यह है कि इसका अर्थ है कि किसी व्यक्ति को आपराधिक मामले में अपने जीवन साथी के खिलाफ गवाही देने के लिए बाध्य नहीं किया जा सकता। दूसरा कहता है कि भारत में साक्ष्य अधिनियम की धारा 122 इस सिद्धांत को वैधानिक रूप प्रदान करती है। और तीसरा है कि सर्वोच्च न्यायालय ने यह निर्णय दिया है कि पति पत्नी के बीच गुप्त रूप से रिकॉर्ड की गई बातचीत वैवाहिक विवादों जिसमें कि तलाक जैसे तलाक की कार्रवाई में स्वीकार्य साक्ष्य मानी जा सकती है। तो अब सवाल यहाँ पर पूछा जा रहा है कि उपरोक्त में से कौन सा कथन ये से कथन सही है। तो ये देखिए, ये रहा विकल्प आपके समक्ष है, ए बी सी और डी 4 विकल्प हैं, आप इस पर देख लीजिए। अब यहाँ पर एक इसका क्या होगा सही जवाब, तो हमें देखना होगा इसकी व्याख्या को। चलिए व्याख्या को देखते हैं। अब व्याख्या के अंतर्गत यहाँ पर यह है कि सर्वोच्च न्यायालय ने निर्णय दिया। क्या निर्णय दिया? निर्णय यह दिया है कि पति पत्नी के बीच गुप्त रूप से रिकॉर्ड की गई बातचीत, तो मैट्रिमोनियल डिस्प्यूट जैसे कि तलाक है, तो उस तलाक में अदालत में, जी हाँ, अदालत में साक्ष्य के रूप में स्वीकार की जा सकती है। और यह निर्णय जो है यह 2021 के पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय के फैसले को पलटता है। तो मतलब कथन 3 सही है। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट यहाँ पर यह है कि यह जो निर्णय दिया गया, यह निर्णय भारतीय कानून में वैवाहिक विशेषाधिकार की सीमाओं को फिर से परिभाषित करता है। कैसे? तो इसमें यहाँ पर यह है कि विवाह के दौरान यहाँ तक कि उसके बाद भी पति पत्नी के बीच हुई बातचीत की गोपनीयता की यह रक्षा करता है। एक तो ये, और नेक्स्ट यहाँ पर क्या दिया गया है कि वैवाहिक विशेषाधिकार, तो उसका क्या अर्थ है? इसका अर्थ सुनिएगा ध्यान से। इसका अर्थ है कि कोई भी व्यक्ति है तो किसी व्यक्ति को अपने जीवन साथी के खिलाफ आपराधिक मामले में गवाही देने के लिए बाध्य नहीं किया जा सकता। तो कथन 1 भी यहाँ पर क्या है? वह कथन 1 सही है। और फिर जो नेक्स्ट है वह देखिए, वह यह है कि भारत में साक्ष्य अधिनियम की धारा 122 जो है वह इस विशेषाधिकार को वैधानिक रूप देती है, जो कहती है, क्या कहती है कि कोई विवाहित व्यक्ति विवाह के दौरान किए गए कम्युनिकेशन, बातचीत, संप्रेषण को बिना अनुमति के प्रकट, ध्यान दीजिए, बिना अनुमति के प्रकट नहीं कर सकता। अतः कथन 2 भी सही है। इसलिए सही जवाब क्या है यहाँ पर? 1, 2, 3 ऑप्शन डी। देखिए सारे जो मामले हैं, इस तरह से कोई मामले हैं वो मेंस के क्वेश्चन में तो जरूर आ जाते हैं, खासकर मैं यूपीएससी मेंस की क्वेश्चन की बात कर रहा हूं, वो पूछे जाते हैं। चलिए अगले सवाल की अगर हम बात करें, सवाल यहां पर यह है जो संबंधित है स्वच्छ सर्वेक्षण 2024-25 पुरस्कार से। इसमें यह पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित में से किस शहर को सबसे स्वच्छ शहर घोषित किया गया? ये 4 विकल्प दिए गए हैं। चलिए इन विकल्पों में से कौन सा सही विकल्प है, खोजते हैं इसका जवाब व्याख्या के थ्रू। चलिए यहां पर क्या है कि स्वच्छ सर्वेक्षण 2024-25 में किसको? अहमदाबाद को, जी हाँ, अहमदाबाद को देश का सबसे स्वच्छ बड़ा शहर घोषित किया गया। उसके बाद भोपाल और लखनऊ का स्थान रहा। अब जो अगला फैक्ट है ये काफी इंपॉर्टेंट है, इसलिए मैं यहां पर स्टार लगा रहा हूं। इसमें यहां पर यह है कि जो पूर्व विजेता है, तो पूर्व विजेताओं के संदर्भ में यहाँ पर बात की गई है। जैसे इंदौर और सूरत को, उनको एक नई श्रेणी में स्थानांतरित कर दिया गया है, नाम है सुपर स्वच्छ लीग, जिन्हें इस बार की राष्ट्रीय रैंकिंग से बाहर रखा गया है। थोड़ा हम और आगे देखेंगे इसी सुपर स्वच्छ लीग से संबंधित इंफॉर्मेशन को। फिर नेक्स्ट यहाँ पर यह है कि जो हमारी राष्ट्रपति हैं द्रौपदी मुर्मू, उन्होंने नई दिल्ली में इस आयोजित पुरस्कार में 10 लाख या उससे अधिक जनसंख्या वाले शहरों की श्रेणी में अहमदाबाद को यह पुरस्कार प्रदान किया। और फिर है कि इस वर्ष उन शहरों के लिए एक अलग श्रेणी बनाई गई। ध्यान दीजिएगा, ये जो साल है इसमें उन शहरों के लिए एक अलग श्रेणी बनाई गई जो पिछले 3 वर्षों से अपनी श्रेणी में शीर्ष 3 में रहे थे। तो इसमें हम क्या देख रहे हैं कि जो सुपर स्वच्छ लीग सिटीज नामक इस नई श्रेणी, तो नई श्रेणी का नाम क्या है? सुपर स्वच्छ लीग सिटीज। तो इस नई श्रेणी में 10 लाख से अधिक जनसंख्या वाले शहरों में इंदौर, सूरत, नवी मुंबई और विजयवाड़ा को शामिल किया गया, जबकि 3 लाख से 10 लाख जनसंख्या वाले शहरों में नोएडा, चंडीगढ़, मैसूर, उज्जैन और गांधीनगर शामिल रहे। जो नेक्स्ट इंफॉर्मेशन है इससे संबंधित वो यह है कि पिछले वर्ष जो है इंदौर और सूरत, जी हाँ, इंदौर और सूरत को संयुक्त रूप से सबसे स्वच्छ शहर घोषित किया गया था, जिसमें इंदौर ने लगातार कितनी बार? 7वीं बार शीर्ष स्थान बनाए रखा। तो सही उत्तर इसका क्या है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, अहमदाबाद। चलिए अगला सवाल यहाँ पर यह भी काफी महत्वपूर्ण सवाल है। सवाल यह है कि भारत के निम्नलिखित में से किस राज्य ने जनजातीय समुदाय के लिए जीनोम अनुक्रमण परियोजना, मतलब जीनोम सीक्वेंसिंग प्रोजेक्ट शुरू करने वाला पहला राज्य बनने का गौरव प्राप्त किया? ये 4 विकल्प हैं, उत्तर प्रदेश, गुजरात, कर्नाटक और केरल। तो क्या होगा इसका सही जवाब? तो चलिए देखते हैं व्याख्या, जो काफी महत्वपूर्ण है। अब यहां पर व्याख्या के अंतर्गत हम यह देख रहे हैं कि गुजरात ने इस अनूठी परियोजना की शुरुआत की है, जिसमें क्या किया है वो देखिए, जिसके अंतर्गत
राज्य के 17 जिलों में, जी हाँ, राज्य के 17 जिलों में अलग अलग जनजातीय समुदायों के 2000 लोगों का जीनोम अनुक्रमण इसके अंतर्गत किया जाएगा। क्यों किया जाएगा वह देखिए, ताकि सिकल सेल एनीमिया जैसी आनुवंशिक बीमारियों के जो बोझ है मतलब उसकी पहचान की जा सके और आगे ये ट्रांसफर ना हो, इसके लिए ही इस अनूठी परियोजना को गुजरात में चलाया जा रहा है, जिसमें कि हम देख रहे हैं कि अलग अलग जनजातीय समुदाय के 2000 लोगों को इसमें शामिल किया गया है। ये काफ़ी महत्वपूर्ण है और ये जो परियोजना आप देख रहे हैं यह देश की पहली जनजातीय जीनोम परियोजना है। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, गुजरात। अगला सवाल यहाँ पर यह है, इसको ध्यान से देखिए। सवाल है कि भारत के शिक्षा क्षेत्र से संबंधित समाचार के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। अब यहाँ पर स्टेटमेंट देख रहे हैं। पहला स्टेटमेंट परख, जी क्या लिखे? परख राष्ट्रीय सर्वेक्षण, जिसे पहले नेशनल अचीवमेंट सर्वे कहा जाता था, प्रथम एनजीओ द्वारा आयोजित किया जाता है। दूसरा हम यहाँ पर क्या देख रहे हैं कि परख राष्ट्रीय सर्वेक्षण का उद्देश्य विभिन्न शैक्षिक चरणों में दक्षताओं का आकलन करके भारत की स्कूल शिक्षा प्रणाली की प्रभावशीलता का मूल्यांकन करना है। तो अब ये है दो स्टेटमेंट और इन दो स्टेटमेंट में अब आगे यहाँ पर पूछा जा रहा है कि इसमें से कौन सा सही स्टेटमेंट है। तो विकल्प आप देख रहे हैं, विकल्प जो है वहाँ पर, और ये विकल्प है ए, बी, सी और डी। तो चलिए हम देखते हैं इसके सही जवाब को। विकल्प तो आपने देख ही लिया, तो अब इसके सही जवाब के अंतर्गत हम देखते हैं इसकी पहली व्याख्या को। व्याख्या के अंतर्गत यहाँ पर यह है कि जो परख है मतलब परख राष्ट्रीय सर्वेक्षण 2024, तो इसके अनुसार कक्षा 3 के छात्रों का सीखने का जो स्तर है अभी भी क्या कहा जा रहा है, अभी भी कोविड के पहले मतलब 2017 के स्तर तक नहीं पहुंचा है। तो ये काफ़ी चिंताजनक बात है। उसके बाद नेक्स्ट यहाँ पर यह जो सर्वेक्षण है यह राष्ट्रीय शैक्षणिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद मतलब NCERT के द्वारा आयोजित किया गया था, इसलिए कथन एक क्या है वह गलत हो जाता है। दूसरा जो स्टेटमेंट है उसकी तरफ अगर बढ़ें तो उसमें यहाँ पर यह है कि परख राष्ट्रीय सर्वेक्षण, जिसे पहले नेशनल अचीवमेंट सर्वे कहा जाता था, दिसंबर 2024 में देश भर के लगभग मान लें हम 75,000 स्कूलों में कक्षा 3, 6, 9 के हम यहाँ पर देख रहे हैं कि 21 लाख मतलब 21.15 लाख छात्रों पर किया गया। और उसमें यहाँ पर यह देख रहे हैं यह सर्वेक्षण राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के चरणों के अनुसार किया गया, जिसमें कक्षा 3 को आधारभूत चरण का अंत, कक्षा 6 को तैयारी चरण का अंत और कक्षा 9 को मध्य चरण का अंत माना गया। ये भी याद रखिएगा, कक्षा 3 को क्या माना गया, कक्षा 6 को क्या माना गया और कक्षा 9 को क्या माना गया। और इसका उद्देश्य है शिक्षा प्रणाली की प्रभावशीलता का मूल्यांकन करना। अतः कथन 2 सही है। तो कुल मिलाकर यहाँ पर क्या देखना, सही उत्तर क्या है? सही उत्तर है ऑप्शन बी, केवल 2। और जो अभी हमने यहाँ पर एनजीओ प्रथम को देखा, तो उसके द्वारा जो एजुकेशन से संबंधित रिपोर्ट जारी की जाती है उसका क्या नाम है? उसका नाम है एनुअल स्टेटस ऑफ एजुकेशन रिपोर्ट मतलब ASER। चलिए बढ़ते हैं अपने अगले सवाल की ओर और ये रहा हमारा अगला सवाल। सवाल है यहाँ पर कि हाल ही में राष्ट्रीय वन्य जीव बोर्ड की स्थायी समिति ने अरुणाचल फ्रंटियर हाईवे NH कितना है 913 के निर्माण हेतु किस टाइगर रिजर्व के कोर क्षेत्र से 310 हेक्टेयर वन भूमि के डायवर्जन को मंजूरी दी है। तो अब यहाँ पर जो आपको दिख रहा है नामदफा टाइगर रिजर्व, कामलांग टाइगर रिजर्व, डंफा टाइगर रिजर्व और पकुई टाइगर रिजर्व, तो ये जो 4 विकल्प दिए गए हैं क्या है सही जवाब? आइए देखते हैं इसकी व्याख्या। व्याख्या के अंतर्गत हम यहाँ पर क्या देख रहे हैं उसको देखिए, जो महत्वपूर्ण है वो देखते हैं। तो अब यहाँ पर क्या है कि म्यांमार सीमा के पार जो नामदफा टाइगर रिजर्व है, तो इसके कोर क्षेत्र से होकर गुजरने वाले नाम क्या अरुणाचल फ्रंटियर हाईवे के निर्माण को मंजूरी दी है। लेकिन शर्त रखी है, शर्त यहाँ पर यह है कि जो वन्य जीव है और उनके जो आवास हैं उसको कम से कम डिस्टर्ब किया जाए। तो इसमें यह शर्त है और इसके अंतर्गत यहाँ पर है कि इस परियोजना के अंतर्गत कुल 310 हेक्टेयर वन भूमि का डायवर्जन किया जाएगा। तो रही बात सही जवाब की, तो वह है ए, नामदफा टाइगर रिजर्व, इसका सही जवाब है। चलिए बढ़ते हैं अपने अगले सवाल की ओर और यह अगला सवाल और अंतिम सवाल है और यहाँ पर है कि देखिए ध्यान से कि निम्नलिखित पर विचार कीजिए। पहला क्या है? अंतरिक्ष माइक्रो एल्गी का अध्ययन, दूसरा मायोजेनेसिस का अध्ययन, तीसरा मेथी और मूंग के बीजों का अंकुरण और चौथा सूक्ष्म गुरुत्वाकर्षण में कैंसर के व्यवहार का अध्ययन। तो सवाल पूछा जा रहा है कि उपरोक्त में से कौन सी अनुसंधान परियोजना भारतीय अंतरिक्ष यात्री ग्रुप कैप्टन शुभांशु शुक्ला या उनके 3 सहयोगियों द्वारा एक्सियम 4 मिशन में नहीं की गई? जी हाँ, नहीं की गई थी। तो ये यहाँ पर आपके समक्ष विकल्प हैं। विकल्प में देखिए केवल 1, केवल 2, केवल 3 और केवल 4। देखते हैं इसकी व्याख्या, निकल जाएगा सही जवाब। तो यहाँ पर यह है कि अपने अंतरिक्ष प्रवास के दौरान तो शुभांशु शुक्ला ने कुल कितने, तो
7 सूक्ष्म गुरुत्वाकर्षण प्रयोग किए और अन्य निर्धारित वैज्ञानिक कार्य को उन्होंने सफलतापूर्वक अंजाम दिया। इसमें शामिल कौन कौन से हुआ देखिए, एक तो भारतीय टार्डिग्रेड्स, फिर मायोजेनेसिस, मेथी और मूंग के बीजों का अंकुरन, साइनोबैक्टीरिया, माइक्रोएल्गी, फसल बीजों तथा वाइजर डिस्प्ले पर अनुसंधान शामिल था। तो हम अगर यहाँ पर देखें तो सही जवाब क्या है? सही जवाब है ऑप्शन डी, केवल 4। इस तरह इस वीडियो में हमने पिछले 7 दिनों के महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स को देखा है जो हमारे एग्जाम के दृष्टिकोण से काफी महत्वपूर्ण हो सकते हैं। तो हम ऐसे वो सारे वीडियोस, ऐसे सारे टॉपिक को कवर करेंगे जो आगे एग्जाम में आपके लिए उपयोगी हो। तो इसके साथ ही हम इस वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं। फिर मिलेंगे नई जानकारी के साथ। थैंक यू।